दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ खूब सारा एंजॉय कर रहे होंगे। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लाइक स्टार्टअप में। तो जैसे तो कि दोस्तों आप लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एंड न्यूटी ऑफ लाइफ क्लास 9 की फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को देखे। उसमें एक चैप्टर लगभग क्लियर हो चुकी है, लगभग क्या पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। अब उसमें एक प्रोसेस था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, जो कि मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया था और मैंने बताया था कि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको लेके आऊँगी और उसमें पूरी तरह से हम उसको डीपली जाके पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है। रीज़न ये है क्योंकि ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ना केवल बायो के चैप्टर में पढ़नी है आपको साथ ही साथ केमिस्ट्री के चैप्टर में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, एक एक पॉइंट आप बिना स्किप किए देखें। स्किप करने से क्या होता है कि आप चीज़ें जैसे जैसे स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बीच की चीज़ें जो बताई हुई हैं वो समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, यानी कि अवशोषण और परासरण का गुण जो भी है इसके बारे में। तो अवशोषण तो हम समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को जब हम अवशोषण का मतलब क्या होता है कि किसी भी मतलब जैसे किसी डॉल्यूट के अंदर अगर हम किसी लिक्विड के अंदर मैंने किसी चीज को डाला और वहां से मैं कुछ एब्जॉर्ब कर रही हूँ, तब उसको हम अवशोषण कहते हैं। जैसे रूट प्रेशर में क्या कर रहा है, रूट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो वही चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अब ऑस्मोसिस होता क्या है, सबसे पहले इसकी अगर आप फोटोज देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए रेड ब्लड सेल्स को दिखाया गया है। रेड ब्लड सेल्स के जो रियल जो इसका आकार होता है वो इस तरह का होता है, इसका रियल जो आकार होता है वो इस तरह का होता है। लेकिन अब किसी सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद कभी ये इस तरह का हो जा रहा है, कभी ये बिल्कुल सेम जैसा था वैसा है, कभी कभी ये बिल्कुल इस तरह का हो जा रहा है। तो क्यों हो रहा है भाई, क्या चीज़ें हो रही हैं इसके अंदर कि इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं। तो इन सभी को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या है और डिफ्यूजन के बारे में भी हम लोग इसके अलग अलग पार्ट्स को देखेंगे। तो चलते हैं इसके वीडियो की ओर। चलिए, ऑस्मोसिस कहता है कि अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट lent to pass through a semi-permeable membrane from a less concentrated solution in a more concentrated one। अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला अ प्रोसेस यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं अणु को। तो कोई भी एक सेल का जो अणु है, या फिर अणु बोलिए या सेल बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो किसी भी अणु को सॉल्वेंट के अंदर जब उसको पास किया जाता है, एक सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, जो कि उसकी जो अगर उसकी त्वचा जो है यानी कि बाहरी लेयर जो है अगर वो सेमी परमिएबल है, तब क्या होता है कि वाटर के अंदर मान लीजिए कि अगर हम डालें वाटर के अंदर ही नहीं, किसी भी जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन के अंदर हम डाल सकते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड होगा तभी यहाँ पे ऑस्मोसिस की क्रिया होगी या फिर डिफ्यूजन की क्रिया होगी। तो डिफ्यूजन की क्रिया तो गैसियस फॉर्म में भी होती है, लेकिन ऑस्मोसिस की क्रिया जब भी होगी तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ बताया गया जैसे किशमिश आप अक्सर सुबह सुबह के टाइम में आप किशमिश और काजू फुला के खाते हैं। तो बादाम या फिर किशमिश जो भी आप फुलाते हैं, तो फूलना क्या होता है, यानी कि जब हम उस किशमिश को डालते हैं तो वो सिकुड़ा हुआ होता है, राइट, है ना। लेकिन जैसे ही उसको हम किसी वाटर बॉल के अंदर डालते हैं, यानी कि वाटर के ग्लास ऑफ वाटर के अंदर डालते हैं, तब क्या होता है कि सुबह तक जब हम उसको देखते हैं तो उसकी साइज जो होती है वो बढ़ जाती है, उसके सेल के अंदर पानी भर जाता है। तो ये क्रिया जो है यही ऑस्मोसिस है। तो इसका फूलना वो क्या हुआ, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया वहां पे हो रही है। या फिर कभी आपने देखा होगा कि फूले हुए किशमिश को या फिर किसी फूले हुए बादाम को अगर किसी नमक वाले पानी में हमने डाल के छोड़ दिया, तब क्या होता है कि वापस वो सूख जाता है, यानी कि उसके सेल जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। वहां पे भी ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है, लेकिन वहां पे दूसरे तरह की ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है। तो ये 3 तरह की ऑस्मोसिस क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने समझा कि ऑस्मोसिस क्या है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो सॉल्यूशन है उसका गमन ही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ होगा, कैसे होगा, ये 2-3 तरीके से होता है। तीनों तरीका कौन कौन सा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देख लें।
तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहता है कि व्हेन H2O enters the cell because the concentration solute molecules outside the cell is higher than the concentration inside the cystole, यानी कि सेल के अंदर का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हाई है और बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, तब क्या होगा कि कम से ज़्यादा की ओर अगर जा रहा है तब हम उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। ठीक है, जैसे किशमिश से जैसे मैंने यहाँ सेल के अंदर जब बताया, तो यहाँ से आपको तीनों सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं हाइपरटोनिक, मैंने जो आपको बताया है जो सिलेबस पॉइंट के अंदर, वहाँ सबसे पहले हाइपरटोनिक की बात की है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं कि इनसाइड से आउटसाइड की ओर जा रहा है। तो जब सेल से चीज़ें मतलब जो उसका सॉल्यूशन है वो बाहर की ओर आए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हाइपर, जहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन था, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आना, वो कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हाइपरटोनिक यहाँ पे ये ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि घोल हो गया वो, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस की क्रिया ही हो रही है ना। हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया अभी कि साल्ट वाटर के अंदर अगर मैंने किशमिश को डाला तो वो और सिकुड़ जाता है ना। उसको अगर डाल के आप एक दिन के लिए छोड़ दीजिए तो वो और ज़्यादा एकदम सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का रीज़न क्या है कि उसका अंदर का जो पार्ट था, जो हाई कॉन्सेंट्रेशन में था, वो बाहर की ओर रिलीज होके और बाहर पानी में घुल गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि उसका जो सेल था वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ गया। तो इस तरह के हम सॉल्यूशन इस तरह के, जैसे वो साल्ट वाटर जो हो गया वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, है ना। और जो उस सेल के साथ जो क्रिया हुई, जो प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन को कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, हम ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। तो एक नॉर्मल सॉल्यूशन ऐसा जैसा जिसमें हम सेल को डालते हैं तो नहीं उसमें से मतलब ज्यों का त्यों रह गया। कई बार आप देखते हैं कि चना डाले फूलने के लिए, लेकिन वहाँ पे या फिर टेम्परेचर के कारण या फिर किसी भी रीजन के कारण क्या हुआ कि चना फूला नहीं, ज्यों का त्यों रह गया। तो वहाँ पे वो किस तरह का ऑस्मोसिस हो रहा है, हल्का फुल्का फूलता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फूलता है, हल्का फुल्का। उसमें वाटर का मॉलिक्यूल है तो नॉर्मल सी बात है कि थोड़ी सी तो उसमें चीज़ें देखी ही जाएंगी। तो वो वहाँ पे हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम आइसोटोनिक, यानी कि दोनों का लेवल बराबर है। सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी और सेल के बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी, दोनों जब बराबर होता है तो इस तरह के सॉल्यूशन को भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं और इस तरह के ऑस्मोसिस को आइसोटोनिक ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है। अब आ गई बात हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जितना है, अब ये क्या करता है कि इसमें से बाहर से वाटर मॉलिक्यूल जो है इनसाइड ऑफ द बॉडी आते हैं, यानी कि सेल के अंदर अगर वो सॉल्यूशन आ रहा है, जैसे वाटर ले लिया हमने, वाटर में अगर चने को मैंने फूलने के लिए डाला तो वहां पे क्या होगा, सुबह तक आप नॉर्मली जो देखते हैं वो उसमें क्या होता है कि चना फूल जाता है। जब वो फूल रहा है तो वहां पे किस तरह की ऑस्मोसिस हो रही है, वो हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस हो रही है और वाटर वहां पे किस तरह का सॉल्यूशन हो गया, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वो सेल सिकुड़ रहा है, जो सेल मैंने डाला, एक चना भी क्या है, वो सेल है, तो अगर जिस सॉल्यूशन के अंदर मैंने सेल को डाला और सेल और ज्यादा सिकुड़ रहा है तो उस तरह की सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और उस सेल के साथ जो प्रक्रिया हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को हम हाइपोटोनिक प्रोसेस कहेंगे, यानी कि हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस की क्रिया हो गई वो। ठीक है। आइसोटोनिक में भी वही कि इस तरह का सॉल्यूशन जो कि उस सेल को नहीं सिकुड़ने दे रहा है, नहीं फैलने दे रहा है, अगर वो सेमी लिक्विड है, मतलब सिंपल है, दोनों बराबर चल रहे हैं, उसमें डालने से भी कोई असर नहीं हो रहा है सेल को, तब उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन और वो प्रोसेस जो हो रहा है वहां पे आइसोटोनिक ऑस्मोसिस हो रही है। ठीक है। और अगर वही सेल जो है वो फूल जा रहा है, यानी कि यहाँ पे मैंने रेड ब्लड सेल्स को दिखाया है कि रेड ब्लड सेल्स देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पे ये किस तरीके से ये फूल के बड़ा हो गया है, गुब्बारे की तरह हो गया। तो यहाँ पे गुब्बारे की तरह बन गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं इस वाटर को। ये वाटर जो है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहला गया और ये जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस इस सेल के साथ हो रही है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस कहलाएगी।
आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब आते हैं डिफ्यूजन की ओर। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस सच एज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस which are usually need for various cellular process enters and leave cells. The way that cell diffusion happens is by molecules moving from an area or high concentration to an area of low concentration, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की एरिया की ओर जब ये कोई भी सेल, ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने बताया अभी कि ऑस्मोसिस के अंदर जरूरी है कि वो लिक्विड होगा, क्योंकि वो सॉल्यूशन की बात करता है, जब भी होगा किसी न किसी सॉल्यूशन के अंदर होगा, लिक्विड की बात कर रहा है तो वहां पे किसी न किसी लिक्विड का होना जरूरी है। लेकिन डिफ्यूजन के अंदर ये जरूरी नहीं कि वो जब भी होगा लिक्विड के अंदर होगा, ये किसी की गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। इसको हम हिंदी में परासरण बोलते हैं। डिफ्यूजन को हिंदी में अंदर क्या बोला जाता है? परासरण बोला जाता है। आप देखिए यहाँ पे बताया गया है कि डिफ्यूजन क्या है। आप पिक्चर देख के बहुत अच्छे से समझ में आया कि एक वाटर ऑफ द ग्लास ऑफ द वाटर मैंने लिया, उस ग्लास ऑफ द वाटर में मैंने एक बूंद जो था इंक को डाला। पहले थोड़ी देर जब हम छोड़ देते हैं उसको तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंक थोड़ा सा फैलता है। मैंने एक बूंद डाला था, आप सेकंड फॉर्म में देखिए यहाँ पे कि ये किस तरीके से फैल गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बूंद जो था वो इंक का डाला गया, दूसरे फॉर्म में ये कितना बड़ा हो गया है ना। तीसरे फॉर्म में ये और ज्यादा बढ़ गया, वही एक बूंद इंक कितने दूर में फैल गया, धीरे धीरे क्या कर रहा है, वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल ये लगातार फैलता जा रहा है इन द सॉल्यूशन। ये किस में फैल रहा है? यहाँ पे हम सॉल्यूशन के अंदर दिखा रहे हैं, लेकिन आपने घर में सुबह सुबह मोमबत्ती नहीं, अगरबत्ती तो जरूर जलाई होगी। अगरबत्ती जब जलाई है तो वहां पे आपने देखा होगा कि आप एक रूम के अंदर अगरबत्ती जलाते हो और पूरे घर में वो खुशबू फैल जाती है। किसके कारण? डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, वो किस लिए हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। तो आप देखते हैं कि फ्लावर का अगर आपने घर के अंदर फ्लावर लगा रखा है तो फ्लावर की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, रीजन डिफ्यूजन है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल, चाहे वो एयर का मॉलिक्यूल हो या फिर वो वाटर का मॉलिक्यूल हो, यहाँ पे जो मैंने फिगर लिया है ये वाटर के मॉलिक्यूल में मैंने दिखाया है कि पहले घंटे जब हमने पहली बार डाला तो यहाँ पे ये बहुत कम एरिया लिया, लेकिन ये डिफ्यूजन होते होते देखिए आप कितना बड़ा एरिया ले लिया, और थोड़ी देर बाद इसके बाद थोड़ी देर बाद और ज्यादा देर से देखते हैं तो ये पूरा इंक जो होता है वो पूरे सॉल्यूशन के अंदर पूरी तरह से फैल चुका होता है। तो इसी क्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक एक पार्ट का अलग अलग भागों में बढ़ जाना। अब ये डिफ्यूजन भी तीन तरह का होता है, जिस तरीके से ऑस्मोसिस की क्रिया तीन तरीके से होती है, उसी तरीके से डिफ्यूजन की क्रिया भी जो है तीन तरीके से होती है। किस तरीके से होती है यहाँ पे बता रहे हैं हम कि ये जब भी जाएगा तो हायर कॉन्सेंट्रेशन जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, ये इतना तय है। वहां पे क्या हो रहा था कि कभी लोअर टू हायर, कभी हायर टू लोअर ऑस्मोसिस में, लेकिन डिफ्यूजन में ये नियम है कि जब भी जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? हायर टू लोअर। अब कभी कभी होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ये बिल्कुल भी नहीं जा पाता है ना। ये सेल के अंदर दिखाया गया कि लिपिड बैरियर जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल के अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये जो आपने पिछले क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, तो सिलेक्ट करने का काम वो कैसे करता है, वहां पे डिफ्यूजन वर्क करता है, ऐसा कहीं पेपर में लिखा हुआ मैंने उन्होंने देखा था। तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे शामिल किया है कि देखिए लिपिड का जो हमारा लेयर है वो क्या करता है कि यहाँ से सिलेक्ट करता है कि चीजों को किसको बाहर जाना चाहिए। अब अगर उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन अंदर की ओर, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो चुका है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो चुका है, तब उसको वो क्या करता है कि धीरे से बाहर निकालना शुरू कर देता है। अगर नहीं तो फिर वो देखता है कि हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है वो, अगर वो ज्यादा जरूरी है तो उसको अंदर रखता है, नहीं तो वो बाकी चीजों को बाहर निकाल देता है। कई बार वो बिल्कुल नहीं निकालता, क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसको हमारे सेल के अंदर होना जरूरी है। तो ये याद रखिएगा कि डिफ्यूजन जब भी होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे हवा नहीं चल रही है, मतलब जहाँ पे हमने अगरबत्ती नहीं जलाई है वहां से सेंट हमारे पास आएगा, नहीं, जहां पे अगरबत्ती जल रही है वहीं से वो डिफ्यूज होके पूरा आसपास के एरिया में वो फैलेगा। तो याद रखिए कि दोनों में अंतर, अगर मेनली अंतर पूछा जाए कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है, तो ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड के अंदर होता है, जबकि डिफ्यूजन लिक्विड के साथ साथ एयर के अंदर भी हो सकता है, यानी गैसियस फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। दूसरी बात कि ऑस्मोसिस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है।
लेकिन डिफ्यूजन जब भी होगा ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये पॉइंट दोनों जो हैं यही दोनों को अलग करते हैं और ये पॉइंट्स हमेशा आप अपने माइंड में याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको दोनों के बीच में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या चीज़ें पढ़नी थी। यहाँ पे ये मैंने नोट्स आपको दे दिए हैं, अगर आप इसको अपने नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ऐप से आप जुड़ के ले सकते हो। आई होप कि इसके पहले की वीडियो जो जितनी भी मैंने 9th क्लास की वीडियो डाली हैं आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे मेरा ज़्यादा जोर होता है। मैंने इधर उधर की आपको अपने जीवन की से जुड़ी चीज़ों को ज़्यादा बताने की कोशिश की है ताकि आपको हर चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस में को लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन जितनी ज़्यादा मिलेगी उतनी ही ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वर्क कर पाऊंगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक बटन दबाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आ रहा है तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की वो क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में मैक्सिममली पूछे गए हैं, हम उन पे ज़्यादा जोर देंगे, उनको ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो ज़रूर देखना भूलिएगा, नहीं भूलिएगा, नहीं भूलिएगा। क्यों? क्योंकि यही एग्जाम्स में जो पॉइंट्स एग्जाम्स के बेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मैं उन्हीं पे ज़्यादा डिस्कस करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिए, साथ ही साथ इसके पहले वाली वीडियोस भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप चीज़ों को समझ पाए और आपको बारी बारी से हर चीज़ जो है क्लियर होती चली जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।